जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। लद्दाख की वादियों में जब बर्फ पिघलती है तो पहाड़ों से झरनों की आवाज आती है। वह आवाज बाहर वालों के लिए सिर्फ पानी की धारा होगी, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए वह जीवन है, उम्मीद है। इसी उम्मीद के सहारे उन्होंने सदियों तक इस कठिन भूगोल में रहना सीखा, जीना सीखा। लेकिन जब वही आवाज अब नाराजगी की गूंज में बदल जाती है, जब वह धारा अब सवाल बन जाती है, तो समझना चाहिए कि समस्या सिर्फ प्रकृति नहीं, राजनीतिक भी हो चुकी है। आज लद्दाख इसी सवालों के बीच खड़ा हुआ है। 2019 का साल सिर्फ एक तारीख नहीं था, बल्कि एक मोड़ था। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A हटाए गए और देश ने इसे एक ऐतिहासिक फैसला कहा। लेकिन उस फैसले के साथ लद्दाख को एक नई पहचान दी गई, एक केंद्र शासित प्रदेश बिना विधानसभा के। बाहर की दुनिया को यह खबर खुशी देने वाली लगा कि लद्दाख अब सीधे दिल्ली से जुड़ेगा, विकास होगा, पैसा आएगा और पर्यटन बढ़ेगा। लेकिन वहीं के लोगों ने महसूस किया कि यह जो नया दरवाजा खोला गया है, वह दरवाजा उनके लिए बाहर की ताकतों को आने का न्योता है, ना कि उनकी अपनी आवाज को मजबूत करने का। पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था। वहां हिल डेवलपमेंट काउंसिल जैसी संस्थाएं थी, जिनमें स्थानीय लोग बैठकर फैसला लेते थे। लेकिन नई व्यवस्था में वह ताकत छिन गई और यहीं से शुरू हुआ असल विवाद। लोगों को डर था कि उनकी जमीनें बाहरी लोगों के कब्जे में चली जाएंगी, उनकी नौकरियां बाहरियों को मिल जाएंगी, उनके जल स्रोत, उनके ग्लेशियर, उनके पर्यावरण सब शोषण का शिकार बन जाएगा। और जब आप ऐसी जगह रहते हैं जहां जमीन और पानी ही जीवन का आधार है, तो यह डर किसी कल्पना से नहीं बल्कि हकीकत से उपजता है। इसी बीच सोनम वांगचुक सामने आते हैं। वही सोनम जिन्हें दुनिया एक आविष्कारक के रूप में जानती है, वह व्यक्ति जो बर्फ से कृत्रिम ग्लेशियर बनाकर लोगों की प्यास बुझाने की कोशिश करता है, शख्स जो शिक्षा के नए मॉडल पर काम करता है। लेकिन जब सरकार ने लद्दाख को बिना विधानसभा के यूनियन टेरिटरी बनाया, तो वांगचुक का स्वर बदल गया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि लद्दाख की पहचान पर चोट है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह जमीन अगर स्थानीय लोगों की सुरक्षा के बिना खुली रही, तो आने वाले सालों में लद्दाख का चेहरा बदल जाएगा। वह आवाज छोटी नहीं थी। धीरे धीरे लेह और कारगिल दोनों जिलों में यह नाराजगी फैलने लगी। लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन यह विरोध बाकी जगहों की तरह हिंसक नहीं था। लोग शांतिपूर्वक जुलूस निकाले, नारे लगाते और सरकार से गुहार करते कि उनकी संस्कृति, उनकी जमीन, उनका भविष्य बचा लिया जाए। सरकार ने आश्वासन दिए। कहा गया कि लद्दाख के लोगों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे, आरक्षण दिया जाएगा, नौकरियों में संरक्षण होगा। लेकिन जनता का कहना था कि यह सिर्फ कागज पर है, और जब कागज पर भरोसा टूटता है तो सड़क पर कदम बढ़ते हैं। सोनम वांगचुक ने इस पूरे आंदोलन को नया चेहरा दिया। उन्होंने भूख हड़ताल की, खुले आसमान के नीचे बैठकर ठंडी हवाओं में उन्होंने अपने शरीर को इस संघर्ष का हथियार बना लिया। वह कहते रहे कि यह संघर्ष किसी सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी पहचान बचाने को है। उनकी भाषा में कोई उत्तेजना नहीं होती, उनकी दृढ़ता लोगों को खींच लेती है। यही वजह है कि जब वह बोलते हैं तो लेह से लेकर कारगिल तक के लोग उनको सुनते हैं। सरकार की तरफ से बातचीत के कई दौर हुए। दिल्ली से अधिकारी आए, वादा किया गया कि एपेक्स बॉडी लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की बात सुनी जाएगी। लेकिन जनता का कहना था कि यह बैठकें सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने का बहाना है, असली फैसले कहीं और होते हैं, असली बातें किसी फाइल में दब जाती है। समय बीतता गया, हर साल आंदोलन की तीव्रता थोड़ी और बढ़ती गई। हर साल वांगचुक की चेतावनियां और तीखी होती गई। वह कहते रहे कि अगर छठी अनुसूची नहीं मिली तो लद्दाख के संसाधन और लोग दोनों असुरक्षित रहेंगे। लेकिन केंद्र सरकार का रवैया वही रहा, सुनना, आश्वासन देना और फिर टाल देना। जनता के सब्र की भी एक सीमा होती है। 2025 आते आते आंदोलन ने नया मोड़ ले लिया। वांगचुक फिर भूख हड़ताल पर बैठ गए। हजारों लोगों ने उनके साथ सड़कों पर निकला। और फिर वह दिन आया जब भीड़ ने गुस्से में सरकारी दफ्तरों पर हमला किया। 4 लोगों की मौत हुई, कई घायल हुए। सरकार ने तुरंत कहा कि यह हिंसा योजनाबद्ध थी, कि वांगचुक ने लोगों को भड़काया, ऐसा सरकार का कहना था। लेकिन जनता का कहना है कि हिंसा उनकी योजना नहीं थी बल्कि सरकार की लापरवाही का परिणाम थी। सरकार ने वांगचुक की एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया। कहा कि उनकी विदेशी फंडिंग पर रोक जरूरी है। यह संदेश साफ था, सरकार अब उन्हें सिर्फ कार्यकर्ता नहीं बल्कि खतरा मान रही है। लेकिन यह भी साफ था कि जनता उन्हें लद्दाख का नेता मानने लगी है। लद्दाख की सड़कों पर जो चुप्पी सालों से बनी हुई थी, वह सितंबर 2025 की उस दोपहर में टूट गई
लोग कहते हैं कि पहाड़ कभी आवाज नहीं करते, लेकिन जब पहाड़ की चुप्पी टूटती है तो गूंज दूर तक सुनाई देती है। उसी तरह लद्दाख के लोगों की चुप्पी टूटी और उसका असर दिल्ली तक सुना गया। यह विरोध अचानक नहीं आया था, यह वर्षों से पनप रहा असंतोष था। 2019 के बाद से लगातार आवाजें उठ रही थी, भूख हड़तालें हो रही थी, जुलूस निकल रहे थे, लेकिन जब बार बार कहा जाए कि हम सुन रहे हैं और उसके बाद कुछ ना किया जाए तो भरोसा खत्म हो जाता है। यही हुआ लद्दाख में। सितंबर की उस सुबह लेह और कारगिल के लोग बड़े झंडों और बैनरों के साथ इकट्ठा हुए। उनके नारों में छठी अनुसूची की मांग थी, राज्य का दर्जा था, नौकरी और जमीन की सुरक्षा थी। लेकिन यह भीड़ किसी राजनीतिक पार्टी के झंडों से नहीं भरी थी, यह भीड़ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने निकली हुई थी। सोनम वांगचुक इस भीड़ के बीच नहीं थे, लेकिन उनका नाम हर जगह गूंज रहा था। लोग कह रहे थे कि उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है। उनकी भूख हड़ताल ने लोगों को यह एहसास दिलाया कि अगर एक इंसान अपने शरीर को हथियार बना सकता है तो पूरी जनता अपनी आवाज क्यों नहीं बना सकती। जब भीड़ बढ़ी तो पुलिस ने बैरिकेड लगाए, टकराव हुआ, पत्थर चले, लाठियां चली, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और फिर गोली भी चली। 4 लोग मारे गए। उसमें से कोई सरकारी कर्मचारी नहीं था, कोई नेता नहीं था, बल्कि आम लोग थे जो अपने अधिकार को मांगने निकले हुए थे। उनके घरों में अचानक मातम छा गया। सरकार ने तुरंत बयान दिया कि यह हिंसा योजनाबद्ध थी। कहा गया कि प्रदर्शनकारियों को उस्काया गया था और सीधे तौर पर उंगली सोनम वांगचुक पर उठ रही थी। उनके भाषणों, उनके आह्वानों को सरकार ने सबूत बताया कि यही वजह है कि लोग हिंसक हो गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई एक व्यक्ति इतने बड़े विरोध का कारण बन सकता है? अगर सरकार की बात मान भी लें तो इसका मतलब यह होगा कि लद्दाख के हजारों लोग अपने दिमाग से सोचते ही नहीं, वे सिर्फ एक आदमी के कहने पर सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर जनता की बात माने तो यह हिंसा उस गुस्से का नतीजा थी जिसे सालों से दबाया जा रहा था। उस दिन लेह की गलियों में आग भी लगी, सरकारी दफ्तरों में आगजनी हुई, एक राजनीतिक पार्टी का दफ्तर भी निशाना बनाया गया। यह सही था या गलत, यह सवाल है, लेकिन यह सब इसलिए हुआ क्योंकि जनता को लगा कि अब उसकी बात कोई सुन नहीं रहा। घटना के बाद सरकार ने पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, सभा और जुलूस पर रोक लगा दिए गए, दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया और सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की कि कानून व्यवस्था सबसे पहले है, बाकी बातें बाद में। लेकिन इस बीच जनता का गुस्सा और गहरा हुआ। लोग कहने लगे कि सरकार ने न सिर्फ हमारी मांगे ठुकराई, बल्कि हमारे लोगों पर गोलियां भी चला दी और हमारे नेता की आवाज को दबाने की कोशिश भी की जा रही है। सोनम वांगचुक ने उस समय एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि आंदोलन अहिंसा का रहा है। उन्होंने कहा कि हिंसा कभी समाधान नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार जनता की बात नहीं सुनेगी तो गुस्सा फूटेगा ही। उन्होंने इसे गांधी के रास्ते की लड़ाई बताया, लेकिन उनका नाम ही सरकार के लिए सबसे बड़ी असुविधा बन चुका है। सरकार ने उसी समय उनकी एनजीओ स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया। कहा गया कि विदेशी फंडिंग पर रोक जरूरी है। इस कदम को जनता ने संकेत माना कि सरकार अब आंदोलन को कुचलने की दिशा में बढ़ रही है। दिल्ली से बयान आने लगे। सरकार लगातार एपेक्स बॉडी ऑफ लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से संवाद कर रही है। कहा गया कि सुधार के लिए प्रस्ताव भी दिए गए हैं। स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण, 15 साल निवास की शर्त, महिलाओं को 33% आरक्षण, 5 भाषाओं को मान्यता। लेकिन जनता ने पूछा कि ये सब लागू कब हुआ, ये सब कहाँ दिख रहा है? कागज पर वादा और जमीन पर हकीकत में फर्क क्यों है? लद्दाख के लोग कहते हैं कि उन्हें कोई विशेष अधिकार नहीं चाहिए, उन्हें केवल वही चाहिए जो उनका है, उनकी जमीन, उनकी नौकरियां और उनकी संस्कृति। लेकिन सरकार कहती है कि उनकी मांगे असंभव है या अभी संभव नहीं है। यह टकराव सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि नजरिए का भी है। उस दिन मारे गए 4 लोगों की लाशें सरकार और जनता के बीच की दूरी का प्रतीक बन गई। परिवार पूछ रहे थे कि उनका दोष क्या था? क्या वह इसलिए मारे गए क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान बचाने की बात कही? क्या इसलिए कि उन्होंने छठी अनुसूची की मांग की? सरकार कह रही थी कि सब कुछ कानून के दायरे में होगा, लेकिन जनता कह रही थी कि जब सरकार हमारी बात नहीं सुनती तो कानून हमारे किस काम का। सोनम वांगचुक इस विवाद में सिर्फ राजनीतिक व्यक्ति नहीं रह गए, एक प्रतीक बन गए। उनके समर्थन में सोशल मीडिया पर कैंपेन चलने लगे। भारत के दूसरे हिस्सों में भी आवाजें गूंजने लगी उनके समर्थन में। सरकार को लद्दाख की मांगे सुननी चाहिए, ऐसी आवाजें भी आने लगी। लेकिन दिल्ली की राजनीति में यह मुद्दा सिर्फ सुरक्षा और कानून व्यवस्था का बनकर रह गया। सरकार की नजर में यह सब एक उस्कावे का खेल था, लेकिन जनता की नजर में यह उनकी जिंदगी का
सवाल था। दोनों के बीच यही खाई है और इसी खाई ने लद्दाख को उस स्थिति में पहुंचा दिया जहां अब हर कदम या तो संघर्ष का होगा या फिर समझौते का। इस पूरे परिदृश्य में वांगचुक की भूमिका विवादित बना दी गई। सरकार उन्हें खलनायक की तरह पेश कर रही है जबकि जनता उन्हें हीरो मान रही है। यही द्वंद्व इस पूरे संघर्ष की असल तस्वीर है। लद्दाख की पहाड़ियों के ऊपर जब सूरज ढलता है तो छाया धीरे धीरे घाटियों में उतरती है। सरकार की नीतियां भी कुछ ऐसी ही लगती हैं, रोशनी का वादा तो करती हैं लेकिन जब वे नीचे पहुंचती हैं तो जनता को सिर्फ छाया और अंधेरा महसूस होता है। केंद्र सरकार का कहना है कि उसने लद्दाख को विशेष महत्व दिया है। जब 2019 में इसे अलग यूनियन टेरिटोरी बनाया गया तो कहा गया कि अब विकास सीधे दिल्ली से पहुंचेगा, नौकरियां भी आएंगी, पर्यटन भी बढ़ेगा और सड़कें भी बनेंगी। लेकिन जनता पूछती है कि 5 साल बाद आखिर हुआ क्या? क्या उनके जीवन में कोई बदलाव आया जिसकी इतनी बड़ी घोषणा उस समय की गई थी? सरकार बार बार यह कहती है कि वह अपेक्स बॉडी ऑफ लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से बातचीत कर रही है। बयान जारी होते हैं, बैठकें होती हैं, बातचीत होती है, सहमति बनी, लेकिन जनता का कहना है कि यह सब कागजी खेल है। किसी भी बैठक का परिणाम जमीन पर उतरता ही नहीं। सरकार का एक स्टैंड यह भी है कि उसने कई सुधार प्रस्तावित किए हैं, जैसे लद्दाख के युवाओं को नौकरियों में 85% तक का आरक्षण, बाहरियों को रोकने के लिए 15 साल निवास की शर्त, महिलाओं को 33% आरक्षण और 5 भाषाओं को आधिकारिक मान्यता। यह सब सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन जनता कहती है कि यह सब अभी तक लागू ही नहीं हुआ। प्रस्ताव देना, लागू करना दोनों अलग अलग बातें हैं। यहीं पर सोनम वांगचुक की आवाज तेज होती है। वह कहते हैं कि सरकार ने सिर्फ कागज पर वादे किए। उन्होंने भूख हड़ताल के दौरान बार बार यही कहा कि जनता का भरोसा टूट रहा है। उनके शब्दों में निराशा थी लेकिन वह निराशा गुस्से में बदल गई जब सरकार ने उनके एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया। तो यह जनता के लिए संकेत था कि सरकार समाधान नहीं, दबाव की राजनीति खेल रही है। सरकार का एक तर्क यह भी है कि लद्दाख एक संवेदनशील सीमा क्षेत्र है जहां चीन की सीमा लगती है, यहां सेना की उपस्थिति है, इसलिए यहाँ किसी भी संवैधानिक बदलाव को सोच समझ कर करना होगा। यह तर्क सही हो सकता है लेकिन जनता पूछती है कि क्या सीमा की सुरक्षा का मतलब हमारी आवाज को दबाना है? क्या हम सिर्फ बफर जोन बनकर रह जाएंगे? सोनम वांगचुक ने इस तर्क का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोग ही सीमा की पहली पंक्ति की रक्षा करते हैं। अगर उनकी संस्कृति, उनकी जमीन, उनकी नौकरियां खतरे में होंगी तो उनकी सुरक्षा की भावना भी खत्म होगी। उन्होंने कहा कि अगर जनता को बराबरी का हक नहीं दिया जाएगा तो सुरक्षा का नारा केवल खोखला हो जाएगा। यह पूरा संघर्ष दिखाता है कि सरकार अपने ही नागरिकों की नजर में संवेदनशील अब नहीं रह गई। उसने एक आंदोलन को कानून व्यवस्था का मसला बना दिया है जबकि वह लोकतंत्र का मसला था। उसने एक कार्यकर्ता को खतरा बता दिया है जबकि वह लोगों की उम्मीद था। यही असली नाकामी है। लद्दाख की जनता जब अपनी बात कहती है तो उसमें आंकड़ों की भाषा नहीं होती, उसमें जमीन की गंध होती है। उनके सवाल साधारण है लेकिन उनका अर्थ गहरा है। हमारी जमीन आखिर बचाएगा कौन? हमारी नौकरियां सुरक्षित करेगा कौन? हमारी संस्कृति को कौन समझेगा? यही सवाल आज हर गांव, हर घाटी में गूंज रहे हैं। लद्दाख का भूगोल ऐसा है कि यहाँ जीना ही अपने आप में संघर्ष है। ठंडी हवाएं, ऊंचे पहाड़, कम ऑक्सीजन और सीमित संसाधन। लोग पीढ़ियों से इस संघर्ष को अपनी मेहनत और धैर्य से जीतते आए हैं लेकिन जब उन्हें लगता है कि उनकी जमीन अब बाहर वालों के हाथों में जा सकती है तो यह सिर्फ एक प्रशासनिक मसला नहीं रह जाता, उनके अस्तित्व का सवाल बन जाता है। जनता का पहला तर्क यही है कि हमारी जमीन हमारी पहचान है। बिना जमीन के लद्दाख के संस्कृति और समाज टिक नहीं पाएंगे। अगर बाहर से पूंजीपति आए और जमीन खरीद ली तो स्थानीय लोग किनारे कर दिए जाएंगे और तब उनकी भाषा, उनकी परंपराएं, उनका जीवन सब हाशिए पर चला जाएगा। यही वजह है कि जनता छठी अनुसूची की मांग कर रही है। छठी अनुसूची सिर्फ एक कानूनी प्रावधान नहीं है, यह जमीन और संस्कृति की सुरक्षा की गारंटी है। उत्तर पूर्व के कई इलाकों में इसे लागू किया गया है ताकि वहां की जनजातीय पहचान बची रहे। जनता पूछती है कि अगर वहां यह संभव है तो लद्दाख में आखिर क्यों नहीं? आज लद्दाख की जनता का तर्क सिर्फ अधिकारों का नहीं है बल्कि अस्तित्व का है। यह लड़ाई अब सिर्फ जमीन और नौकरी तक सीमित नहीं रह गई, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ी जा रही है। जनता कहती है कि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे अपने ही गांव में पराये बन जाएं। लद्दाख की बर्फीली वादियों में जब कोई दरार पड़ती है तो उसे भरना आसान नहीं होता। वही हाल राजनीति और समाज का है। एक बार जब जनता का भरोसा टूट जाए तो उसे जोड़ने के लिए केवल बयानबाजी काफी नहीं होती। भरोसा बनाने में सालों लगते हैं लेकिन खोने में कुछ ही पल। आज सरकार और जनता के बीच वही दरार है। सवाल यह है कि इसे कैसे भरा जाए। लद्दाख में हुई हिंसा में जो 4 लोग मारे गए
उनकी मौत की सच्चाई सामने आनी चाहिए। अगर गोली चली तो किसने आदेश दिया? क्या यह आवश्यक था? क्या और कोई उपाय नहीं हो सकते थे? यह जांच स्वतंत्र और पारदर्शी होनी चाहिए और सबसे जरूरी कि पीड़ित परिवारों को सम्मानजनक मुआवजा और न्याय मिले। जब तक यह नहीं होगा, जनता का भरोसा लौटना भी मुश्किल है। जनता की मूल मांगों पर स्पष्ट निर्णय, छठी अनुसूची पर अब और टालमटोल नहीं की जा सकती। अगर उत्तर पूर्व के राज्यों को यह सुरक्षा दी जा सकती है तो लद्दाख को क्यों नहीं? सरकार कह सकती है कि यहाँ रणनीतिक चुनौतियां हैं, चीन की सीमा है, लेकिन जनता का कहना है कि सीमा की रक्षा वही कर सकते हैं जो अपने अधिकारों से सुरक्षित हों। अगर छठी अनुसूची पूरी तरह लागू करना कठिन है तो कोई वैकल्पिक संरचना दी जा सकती है जो स्थानीय परिषदों को वास्तविक अधिकार दे, केवल कागज पर नहीं, असल शक्ति। राज्य का दर्जा या कम से कम विधानसभा की बहाली तीसरा कदम हो सकता है। लोकतंत्र का मतलब है लोग अपने प्रतिनिधियों को चुने। लद्दाख को बिना विधानसभा के यूनियन टेरिटरी बनाना ही सबसे बड़ी गलती थी। अब इसे सुधारना जरूरी है, चाहे विधानसभा बहाल की जाए या कोई नया ढांचा बनाया जाए, लेकिन जनता को यह महसूस होना चाहिए कि फैसले दिल्ली के दफ्तरों से नहीं बल्कि उनके बीच में हो रहे हैं। सरकार को नौकरियों और जमीन की सुरक्षा देनी चाहिए। लद्दाख के लोगों को सरकार पहले ही कह चुकी है कि स्थानीयों के लिए 85% आरक्षण होगा और बाहरियों के लिए 15 साल निवास की शर्त होगी, लेकिन जनता का सवाल है कि यह लागू आखिर कब होगा? इसे तुरंत लागू करना चाहिए। उसकी निगरानी के लिए एक स्वतंत्र निकाय होना चाहिए। इससे जनता को लगेगा कि उसके भविष्य पर कोई कब्जा नहीं कर रहा है। पर्यावरणीय सुरक्षा लद्दाख के लिए मूल मुद्दा है। लद्दाख के ग्लेशियर सिर्फ स्थानीयों के नहीं, पूरे भारत के लिए जीवन रेखा हैं। यहाँ के विकास की कोई भी योजना जनता की सहमति और पर्यावरणीय अध्ययन के बिना नहीं होनी चाहिए। बड़े उद्योग, खनन और पर्यटन परियोजनाएं तभी हों जब स्थानीय समाज और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। इसके लिए एक लद्दाख पर्यावरण परिषद बनाई जा सकती है जिसमें स्थानीय वैज्ञानिक, कार्यकर्ता और प्रतिनिधि शामिल हों। सबसे महत्वपूर्ण कि सरकार को यह तय करना होगा कि वादे सिर्फ भाषणों में नहीं बल्कि इस समय सीमा में पूरे हों। हर वादे के लिए रोड मैप बने, हर कदम पर जनता को सही जानकारी दी जाए, तभी भरोसा लौटेगा। लद्दाख की जनता आज यही चाहती है कि उन्हें सुना जाए, समझा जाए और उनको उनका हक दिया जाए। यह मांग न तो असंभव है न ही अव्यवहारिक, यह वही है जो लोकतंत्र का मूल है। लद्दाख की इन बर्फीली पहाड़ियों में जब सूरज डूबता है तो आकाश का रंग नारंगी से लाल होता है। दूर से देखने वालों के लिए यह सिर्फ प्रकृति का दृश्य है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए उनकी जिंदगी का रूपक है, सुंदर भी लेकिन संकटग्रस्त भी। आज लद्दाख का विवाद सिर्फ एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, यह एक ऐसी कहानी बन गया है जिसमें जनता अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, सरकार अपने नियंत्रण को बनाए रखने की कोशिश कर रही है और बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे लोग अपनी उम्मीद समझते हैं। सरकार उसे चुनौती मानती है, वह व्यक्ति है सोनम वांगचुक। सरकार का कहना है कि लद्दाख में विकास हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, बिजली और पर्यटन भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जनता कहती है कि सिर्फ सड़क और बिजली से नहीं होता विकास। विकास तब होता है जब जनता को लगे कि वे उस विकास का हिस्सा हैं, जब फैसले उनकी सहमति से हों, जब उन्हें यह न लगे कि वे अपने ही घर में पराये बन गए हैं। लद्दाख की जनता को लगता है कि उनका लोकतंत्र अधूरा है, उन्हें विधानसभा से वंचित किया गया, उनके पास केवल वे अधिकारी हैं जिन्हें दिल्ली से भेजा जाता है। जनता पूछती है कि क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही बराबरी है? लद्दाख की यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि सत्ता का असली काम जनता को सुनना है, ना कि जनता से डरना। अगर सरकार इस सबक को सीख ले तो शायद आने वाले दिनों में सूरज ढलते समय लद्दाख का आकाश सिर्फ लालिमा से भरा होगा, खून से नहीं। तो मिलते हैं साथियों फिर किसी खबर में। देखते रहें यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम, नमस्कार।